नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे छोटे भाइयों बहनों। आज हम आपके लिए फिर से लेकर आ चुके हैं करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर मित्रों अपनी वैसी श्रृंखला से है जो इंडिया एंड वर्ल्ड की है। उसमें साइंस एंड टेक का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं अपन। तो अब आपके पार्ट थोड़े जल्दी जल्दी मिलने लग जाएंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा समय नहीं है। लेकिन आप बेफिक्र रहें, मैं आपको एग्ज़ाम से पहले ही प्रोवाइड करवा दूंगा। 3-4 सेक्शन है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उनमें पहला रहता है आपका साइंस एंड टेक का, जिसको हम अभी कर रहे हैं, ठीक है। और एक रहता है आपका एनवायरनमेंट वाला पोर्शन, जिसका पार्ट 1 आ चुका है, ठीक है। और एक रहता है आपका गेम्स वाला, जिसके सारे के सारे पार्ट, एक ही पार्ट आएगा उसमें पूरा हो जाएगा, जनवरी से लेकर सितंबर तक का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इसके अलावा एक है नेशनल इश्यू वाला, ठीक है। यहीं से 20 में से कम 15 से 16 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। और इससे ज़्यादा फिर आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको यदि 70-80% कहीं से मिल रहा है, 75% कहीं से मिल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। तो मेरे मित्रों, अब चलते अपन सीधा आज के न्यूज़ आर्टिकल के डिस्कशन पर। आपका समय खराब नहीं करूंगा मैं, ओके। तो आज का पहला जो न्यूज़ है वो है मित्रों, देखो ये काउंटिंग 26 इसलिए है क्योंकि 25 तक जो है वो पार्ट 1 के अंदर हो चुका है। और न्यूज़ आर्टिकल की डिस्कशन करने से पहले एक छोटी सी बात और मैं आपसे कह देता हूं दोस्तों, कि आप लोगों को यदि अच्छा लगा करे तो आप एक छोटा सा थैंक यू लिख के भेज दिया करो। उससे क्या होता है, देखो हमें पता लगता है कितने लोगों को अच्छा लगा, ये कितने लोग हमें रेगुलर फॉलो कर रहे हैं। अगर हम मान लो हमें कोई फॉलो ही नहीं कर रहा है, हम सिर्फ करे ही जा रहे हैं, लोग चेक करने के लिए खोल रहे हैं, तो फिर हम मेहनत क्यों करें उतनी सारा, ठीक है। लेकिन जब हमें पता लगेगा कि भाई 10-12-15 बच्चे भी अगर हमें रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, तो हम क्या है कि अंदर से मोटिवेशन मिलता है और अच्छे से मेहनत कर पाते हैं आपके लिए, ठीक है। तो दोस्तों मार्बर्ग वायरस की बात कर लेते हैं। देखो ये क्या है मेरे मित्रों, इबोला परिवार का सदस्य है। इबोला क्या है? इबोला उसी तरह का एक वायरस है जिस तरह का मान लो एक कोरोना, ठीक है। ये भी बहुत अच्छे से स्प्रेड आउट होता है, बहुत तेज़ी से स्प्रेड आउट होता है। इसके अंदर भी बुखार होता है, ठीक है। क्या होता है इसके अंदर? बुखार होता है। लेकिन देखो मार्बर्ग वायरस के अंदर क्या होता है, ये अत्यधिक ज़्यादा संक्रमित हो जाता है। इबोला परिवार का तो सदस्य है ही है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा संक्रमित है, सबसे ज़्यादा घातक है। इसके कारण क्या होता है? बुखार होता है। बुखार तो होता ही होता है, लेकिन रक्तस्रावी बुखार होता है। इसके अंदर रक्त बहने लग जाता है अंगों से, अलग अलग तरह से, हाथों से, पैरों से, नाक से, आँखों से रक्त आने लग जाता है, ठीक है। आंसू आते हैं ना, उस तरह से रक्त आने लग जाता है। टॉयलेट के अंदर रक्त आने लग जाता है। मतलब चारों तरफ से आप रक्त रंजित हो जाते हो, मेन बात जी है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा प्रकोप कहाँ है इसका? तंजानिया के अंदर, ठीक। तो आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में, तो इस तरह से पूछा जाएगा कि मार्बर्ग वायरस है किस परिवार का सदस्य है? तो इबोला परिवार का, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रकोप इसका कहाँ पर है? तो तंजानिया के अंदर। इसकी सबसे जो इम्पोर्टेंट विशेषता है वो क्या है? तो अंगों से क्या होता है? रक्तस्राव होता है और अत्यधिक संक्रामक होने के कारण बहुत तेज बुखार आता है। यही है, ठीक है मेरे मित्रों। तो देखो दोस्तों, जो लोग मार्बर्ग वायरस से संक्रमित हो जाते हैं, उनको क्या है, शारीरिक तरल पदार्थों के सीधे संपर्क में आने से मानव संचरण माध्यम से फैलता है। मतलब जो आपका कोरोना था वो किस तरह से फैल रहा था? तो वो हवा के माध्यम से फैल रहा था। किसी ने छींका, दूसरे को भी हो गया। लेकिन ये कैसे होता है? ये होता है मानव टू मानव संपर्क में आने से। किस तरह से? जैसे कोई एक व्यक्ति है, जिस पानी के अंदर हाथ धो के गया, उसी के अंदर दूसरे व्यक्ति ने आके हाथ धो लिए, तो वो क्या हो जाएगा? संक्रमित हो जाएगा। मतलब जो भी लिक्विड निकल रहा है बॉडी से, जो संक्रमित व्यक्ति है, उसके लिक्विड के यदि संपर्क में आने से कोई दूसरा व्यक्ति संपर्क में आता है, तो क्या हो जाता है? ये मानव से मानव के अंदर सीधा फैलने लग जाता है, ठीक है दोस्तों। तो मार्बर्ग वायरस के बारे में आपको पता ही लग गया होगा कि वायरस क्या है, ठीक है। और इसका सबसे ज़्यादा प्रकोप कहाँ है, किस परिवार का सदस्य है और किस तरह से संचरित होता है, ठीक है मेरे मित्रों। अब चलते अपन आगे। देखो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है, ठीक है। यह अपने प्रकार का पहला कॉन्क्लेव है, पहला आयोजन है अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का, ठीक है मेरे मित्रों। इसका नोडल विभाग जो है वो दूरसंचार विभाग है भारत सरकार का। कौन सा विभाग है? दूरसंचार विभाग भारत सरकार का, ठीक है मेरे मित्रों। इसका जो आयोजन है वो विज्ञान भवन के अंदर किया गया है, दिल्ली के अंदर। कहाँ किया गया है? विज्ञान भवन दिल्ली के अंदर किया गया है। इसका उद्देश्य क्या था इस कॉन्क्लेव के आयोजन का? तो क्वांटम संचार प्रौद्योगिकियों में नवीनतम प्रगति के बारे में जानना एवं उद्योग, शिक्षाविद, अनुसंधान एवं विकास केंद्रों और सरकार के विशेषज्ञों द्वारा एक सुरक्षित अवसंरचना, संचार अवसंरचना के निर्माण में क्वांटम टेक्नोलॉजी के संभावित अनुप्रयोगों पर विचार विमर्श करना, ठीक। तो आपके एग्जाम की दृष्टि से कौन सा क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? तो इसका नोडल विभाग कौन सा है, अपने प्रकार का कौन सा संस्करण है ये, और इसका आयोजन कौन सी जगह पर किया गया था। ये आपके प्रीलिम्स के अंदर पूछा जा सकता है
और मेंस के अंदर यदि वो पूछेंगे तो उसके उद्देश्यों के बारे में पूछ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव के बारे में समझाइए, और आपको 5 शब्दों के अंदर 5 अंकों के अंदर आपसे पूछ लेंगे या 2 अंकों के अंदर आपसे प्रश्न आ जाएगा। ठीक है मेरे मित्रों। देखो दोस्तों, हमारा प्रयास यही रहता है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, जिससे कि आपको बहुत दिक्कत ना आए, क्योंकि वीडियो लंबा होता है तो बोरिंग हो जाता है और बहुत समस्याएं आने लगती हैं। ठीक है दोस्तों, तो मित्रों अब चलते हैं अपन थोड़ा सा और आगे। देखो दोस्तों, इसके दौरान क्या किया गया था, एक क्वांटम हैकेथॉन 2023 को लॉन्च किया गया था। इसका मकसद भारत के क्वांटम इकोसिस्टम को और भी ज़्यादा मजबूत करना था। मतलब इस सम्मेलन के दौरान क्या किया गया था, एक क्वांटम हैकेथॉन का भी लॉन्च किया गया था, और इसका उद्देश्य क्या था, क्वांटम इकोसिस्टम को और अधिक मजबूत करना। ठीक है, अब चलते हैं मित्रों थोड़ा सा और आगे, देखते हैं क्या है। तो दोस्तों अगला हमारा न्यूज आर्टिकल है स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब। कौन सा? स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब। ठीक है, देखो मेरे दोस्तों, यह इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस की स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब है। किसकी स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब है ये? इन स्पेस की। इसकी स्थापना कौन सी जगह पर की गई है? तो अहमदाबाद के अंदर इसकी स्थापना की गई है मित्रों। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्टअप को तेजी से अपनाए गए विचारों को कार्यान्वयन करना और उसके योग्य मॉडल में बदलकर उसको सक्षम बनाना। ठीक है, स्टार्टअप को तेजी से अपने नए विचारों को क्रियान्वयन योग्य मॉडल में बदलकर उसे सक्षम बनाना है। मतलब जो आप स्टार्टअप कर रहे हो, जो आपके विचार हैं, उनको क्या करना है, क्रियान्वयन योग्य मॉडल में बदल देना है, जिनका क्रियान्वयन किया जा सके। ऐसा नहीं हो जो विचार हैं वो विचार रह जाएं। ठीक है, विचारों का धरातल पर क्या करना है, धरातल पर उतारना है और उनका उन्नयन करना है, उनको लेकर आना है। ठीक है मेरे मित्रों, तो अगला हमारा न्यूज आर्टिकल है प्रूफ 3 मिशन। ठीक है, देखो दोस्तों, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से सर्वाधिक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं उन्हीं को आपके लिए लेकर आया हूं, क्योंकि फालतू की बकवास का समय ना तो आपके पास है और ना ही मेरे पास। ठीक है, तो प्रूफ 3 मिशन पूछा जाएगा आपसे या पूछा जा सकता है आपसे। तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है ये। किसका मिशन है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का। नासा मत लिख देना। इसमें क्या होगा, 2 अंतरिक्षयान शामिल किए गए हैं। इसका उद्देश्य दोस्तों क्या है कि सूर्य का जो कोरोना होता है, जो सौर रिम का जो कोरोना होता है, कोरोना का मतलब होता है जो सूर्य के किनारियों पर धुंधला सा दिखता है, उसका अध्ययन करना है। ठीक है मेरे मित्रों, देखो ये मिशन किसका है? यूरोपीय स्पेस एजेंसी का। लेकिन इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो भारत के PSLV के द्वारा किया गया है। इसीलिए ये आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा दोस्तों, 144 मीटर लंबा सौर कोरोनाग्राफ का निर्माण किया जाएगा। ये कृत्रिम सौर कोरोनाग्राफ होगा। ठीक है, जिससे क्या होगा कि वैज्ञानिक जो हैं वो सौर रिम के करीब जो धुंधले कोरोना है उसका अध्ययन कर पाएंगे। एक कृत्रिम कोरोना बनाकर उसका अध्ययन किया जाएगा। वायरस वाला कोरोना नहीं है ये दूसरा वाला कोरोना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हम सूर्य के और निकट जा पाएंगे, सूर्य के और अधिक निकट जाकर उसके बारे में क्या कर पाएंगे, पता लगा पाएंगे। इससे क्या होगा, और संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। ठीक है, तो प्रूफ 3 मिशन यूरोपीय स्पेस एजेंसी का है, लेकिन लॉन्च किसके द्वारा किए गए थे? जो सैटेलाइट है वो, तो वो PSLV के द्वारा किए गए थे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपन थोड़ा सा और आगे। तो मेरे मित्रों, हमारा अगला न्यूज आर्टिकल है डैगर मॉडल। डैगर मॉडल, इसका मतलब है डीप लर्निंग जियोमैग्नेटिक परट्यूर्बेशन। ठीक है, इसका मतलब है दोस्तों, देखो क्या होता है, जब सौर चक्रवात आते हैं, मतलब जैसे धरती के ऊपर चक्रवात आते हैं उसी तरह से सूर्य के ऊपर भी तूफान और चक्रवात आते हैं। तो उस समय पर क्या होता है, सूर्य की जो मैग्नेटिक वेव्स हैं वो पृथ्वी तक आ जाती हैं। हम क्या है कि हम लगभग भूमध्य रेखा के आसपास रहते हैं, तो हमें उतनी फील नहीं हो पाती। लेकिन जो ध्रुव हैं, जो पृथ्वी के ध्रुव हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा फील होती है। और जो ध्रुवीय देश हैं वहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ी खड़ी हो जाती है। और जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट से चलने वाली चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली चीज़ें हैं, मैग्नेटिक वेव्स पर या रेडियो एक्टिव वेव्स पर जो भी आधारित चीज़ें हैं, उनमें बहुत दिक्कत आती है और उनका संचालन लगभग रुक जाता है। ठीक है, तो दोस्तों देखो, नासा का ये मिशन है, डैगर मॉडल जो है वो एक नासा का मिशन है। ये क्या करेगा दोस्तों, यह भूचुम्बकीय गड़बड़ी का पूर्वानुमान लगाने और आसन्न सौर तूफानों के लिए चेतावनी प्रदान करेगा। इसके लिए उपग्रह डेटा के एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित एकीकृत प्रणाली बनाई गई है। ठीक है, तो ये डैगर मॉडल क्या है, तो ये AI आधारित है। ठीक है, ये क्या करेगा, जो सौर तूफान वगैरह आएंगे उनकी पहले से ही चेतावनी दे देगा।
ठीक है। और जो भूचुंबकीय गड़बड़ी क्या क्या हो सकती है उसका भी आपको पूर्वानुमान दे देगा कि सिग्नल चले जाएंगे, टीवी नहीं चलेगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, तो आपकी समझ में आ गया होगा डैगर मॉडल क्या है। तो डैगर मॉडल नासा का मिशन है, ठीक है, और भूचुंबकीय गड़बड़ी के पूर्वानुमान लगाने और जो आसन्न सौर तूफान है उनको चेतावनी प्रदान करने के लिए एक AI आधारित, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित एकीकृत प्रणाली है। इतना सा आपको याद रखना है। अब चलते हैं मेरे मित्र थोड़ा सा अपन और आगे। तो मेरे दोस्तों देखो, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के बारे में अपने यहाँ पर जानते हैं। किसके बारे में? रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। मतलब देखो क्या है मेरे मित्रों, अभी तक भारत के पास इस तरह की कोई प्रणाली नहीं है कि हम एक बार स्पेस में जाने के बाद उस व्हीकल को दोबारा से हम यूज में ले सकें। मतलब एक बार स्पेस के अंदर गए तो स्पेस के अंदर जाने के बाद हम तो गए ही गए स्पेस में, हमारा व्हीकल था, लॉन्चिंग व्हीकल था, वो भी गया स्पेस में, ठीक है, वो अब लौट के हम दोबारा यूज करने के काबिल नहीं रहेगा। ठीक है मेरे मित्र, तो हम क्या कर रहे हैं, इस तरह के स्पेस लॉन्चिंग व्हीकल बनाएंगे अब, ठीक है, जिनको हम रीयूज कर सकें। तो इसका इसरो ने सफल परीक्षण किया है। कौन सी जगह पर? कर्नाटक के चित्रदुर्ग में। ठीक है, यहाँ एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज है, उसमें क्या किया गया है, इसका सफल परीक्षण किया गया है। तो इसका उद्देश्य क्या है? एक ऐसा अंतरिक्ष विमान विकसित करना जो पेलोड को कक्षा में ले जाने में और एक विमान की तरह पृथ्वी पर लौटने में सक्षम हो। मतलब ये इस तरह का होगा जैसे कि जब ऊपर जाएगा रॉकेट की तरह जाएगा, नीचे आएगा जब ये तो पृथ्वी के आसपास आने के बाद जैसे आपका एरोप्लेन लैंड करता है ज़मीन पर, तो उस तरह से लैंड करेगा। ठीक, तो इस तरह से क्या होगा, ये रीयूजेबल होगा, इसको हम बार बार यूज कर पाएंगे। इसका सफल परीक्षण किसने किया है? तो इसरो ने। कहाँ पर किया है मित्रों? तो कर्नाटक के चित्रदुर्ग के अंदर इसका सफल परीक्षण किया गया है। अब चलते हैं मेरे मित्रों थोड़ा सा अपन और आगे। दोस्तों हमारा अगला न्यूज आर्टिकल जो है वो है कि चंद्रमा की परिक्रमा करने वाली पहली महिला, मतलब चंद्रमा के आसपास या चंद्रमा की कक्षा में गई है, वो प्रथम महिला कौन सी है? वो है क्रिस्टीना हैमॉक कोच। उनका नाम क्या है? क्रिस्टीना हैमॉक कोच। ठीक है, इनसे पहले कोई भी महिला चंद्रमा की कक्षा में नहीं गई, ना चंद्रमा पर पैर रखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जो चंद्रमा की परिक्रमा करने वाली, चंद्रमा के आसपास जाने वाली पहली महिला, उनका नाम है क्रिस्टीना हैमॉक कोच। एक मिशन था मित्रों, आर्टेमिस मिशन। कौन सा मिशन? आर्टेमिस सेकंड। इस मिशन में क्रिस्टीना कोच के साथ साथ अंतरिक्ष में जेरेमी हैंसन, विक्टर ग्लोवर और रीड वाइसमैन शामिल होंगे। इन सब के नाम आप कृपा करके याद कर लेना और आर्टेमिस मिशन का नाम भी याद कर लेना। ठीक है, तो चंद्रमा की परिक्रमा करने वाली पहली महिला क्रिस्टीना हैमॉक कोच। ओके, इसको रट लेना क्योंकि पहला जो है वो बड़ा ही फेवरेट रहता है आरपीएससी का। तो मेरे मित्रों अब चलते अपन थोड़ा सा और आगे। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक के ब्लैक होल की खोज की गई है। पृथ्वी का सबसे नज़दीक का ब्लैक होल का मतलब आप जानते ही हो, जिसके सेंटर के अंदर जो ग्रेविटी है वो रहती है हाईएस्ट। इसमें क्या है, जो भी पदार्थ उसके अंदर जाता है वो उससे बाहर नहीं निकल पाता, यहाँ तक कि उसके अंदर ग्रेविटी इतनी हाई होती है कि उसके अंदर से प्रकाश भी बाहर नहीं निकल पाता है। उसको बोलते हैं ब्लैक होल। ठीक है, तो BH1 अब तक का खोजा गया सबसे निकटतम ब्लैक होल है। तो ब्लैक होल का नाम क्या है दोस्तों? BH1 मतलब ब्लैक होल 1। ठीक है, BH1 किसके द्वारा खोजा गया इसको? तो यूरोपीय स्पेस एजेंसी का एक मिशन है, गैया मिशन। गैया, गाय वाली गैया नहीं, GAIA, मैंने इसीलिए इंग्लिश में लिख दिया इसको। कौन सा मिशन है? गैया मिशन। ठीक है, तो दोस्तों ये जो ब्लैक होल है वो पृथ्वी से सिर्फ 1560 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। 1560 प्रकाश वर्ष कोई ज़्यादा दूरी नहीं है आज के अकॉर्डिंग, पहले होती होगी। दोस्तों ओफिचुस नक्षत्र की दिशा में स्थित है। ये कौन से नक्षत्र में स्थित है? तो ओफिचुस नक्षत्र की दिशा में ये अब स्थित है। ठीक है, किसने इसके लिए जो मिशन है वो किसने लॉन्च किया था? तो ESA ने। कौन सा उपग्रह यूज किया इसमें? तो गैया उपग्रह। ठीक है, इससे क्या है, जैसे मिल्की वे आकाशगंगा, मतलब मिल्की वे तो आप जानते ही हो, अपनी आकाशगंगा को मिल्की वे बोलते हैं। इसमें सितारों की स्थिति को, उसकी गति को सटीक रूप से मापने और डिजाइन करने के लिए इस उपग्रह को, इस मिशन को लॉन्च किया गया था। ठीक है मेरे मित्रों, तो BH1 के अलावा गैया उपग्रह ने पृथ्वी के दूसरे निकटतम ब्लैक होल, जिसका नाम है गैया BH2, इसको भी खोजा है, जो तारामंडल सेंटेरस में 3800 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। तो दो ब्लैक होल है यहाँ पर,
किसने खोजे हैं ये आपको पता लग गया, कौन कौन से ब्लैक होल हैं आपको ये भी पता लग गया, कौन से नक्षत्र में है, तो BH1 है वो ऑर्बिट उसके अंदर है, और जो BH2 है आपका वो सेंटेरस के अंदर है। ठीक है, एक 1500 किलोमीटर 1500 प्रकाश वर्ष दूर है लगभग, एक 3800 प्रकाश वर्ष दूर है लगभग। ठीक है दोस्तों, और यूरोपीय स्पेस एजेंसी का मिशन था और उसी के द्वारा जो उपग्रह था गैया उपग्रह, उसके माध्यम से इसको खोजा गया है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं मित्रों अपन थोड़ा सा और आगे। तो मित्रों अपना आज का न्यूज आर्टिकल है अगला, वो है स्टारशिप प्रोजेक्ट। कौन सा है? स्टारशिप प्रोजेक्ट। देखो दोस्तों, स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा यह अंतरिक्षयान और सुपर हैवीवेट रॉकेट, जिसे संयुक्त रूप से स्टारशिप के रूप में जाना गया, मतलब ये क्या है, एक अंतरिक्षयान भी है और हैवीवेट रॉकेट है, बहुत हैवीवेट। स्पेस एक्स का नाम आते ही आपके समझ में आ गया होगा, चाचा एलोन मस्क की कंपनी है ये। ठीक है, स्पेस एक्स, इन्होंने अंतरिक्षयान और सुपर हैवी रॉकेट मतलब ये है पृथ्वी पर अभी तक इससे भारी, इससे हैवी रॉकेट नहीं बना। उस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया स्पेस एक्स के द्वारा स्टारशिप प्रोजेक्ट। ओके, पूरी तरह से पुनः प्रयोज्य परिवहन प्रणाली पर बना हुआ था, मतलब अपन रीयूजेबल व्हीकल अभी अपन देख रहे थे ना, जो भारत परीक्षण कर रहा है, सफल परीक्षण किया गया है इसरो के द्वारा उसका। तो ये वाला जो रॉकेट है वो भी क्या है, पुनः प्रयोज्य प्रणाली, मतलब रीयूजेबल, जो आप रीयूज कर सकते हो, रीयूजेबल है ये भी। ठीक है, इससे क्या होगा दोस्तों, इसको चाचा एलोन मस्क के सपने का ये मान लो, ये सपना है, ड्रीम है। तो इसमें क्या है कि जिससे कर्मी दल और कार्गो दोनों को पृथ्वी की कक्षा में, चंद्रमा पर, मंगल पर और उससे आगे तक ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब ये इतना हैवी रॉकेट है और इसका लक्ष्य क्या है कि हम जो मनुष्य हैं, जो इंसान हैं, उनको पृथ्वी की कक्षा में लेके जा सकें। किसके लिए? पर्यटन के लिए, टूरिज्म। ठीक है, जैसे अभी गई थी सबमरीन गई थी, वो टूरिज्म होके ही रह गया, मतलब अंदर के अंदर ही रह गए वो करोड़पति। ठीक है, तो पृथ्वी की कक्षा में लेके जा सकें, चंद्रमा पर टूरिज्म के लिए लेके जा सकें, मंगल ग्रह पर टूरिज्म के लिए लेके जा सकें, और उससे भी आगे टूरिज्म के लिए लेकर जा सकें। ये स्टारशिप प्रोजेक्ट का क्या है, ड्रीम है। ठीक है मेरे मित्रों, तो मेरे दोस्तों इसमें क्या है, एक्सपेंडेबल मोड में 250 मीट्रिक टन तक और पूरी तरह से पुनः प्रयोज्य रीयूजेबल मोड में 150 मीट्रिक टन तक पेलोड के परिवहन की क्षमता है। मतलब देख लो पेलोड कितना हैवी ले जाके जा सकता है ये, 250 मीट्रिक टन का। एक्सपेंडेबल मतलब जब इसको एक्सपेंड कर दिया जाए, इसकी पूरी क्षमता का यूज किया जाए तो 250। ठीक है, और पुनः प्रयोज्य मोड पर 150 मीट्रिक टन तक पेलोड लेके जा सकता है ये। स्टारशिप सुपर हैवी रैप्टर इंजनों की एक श्रृंखला द्वारा संचालित होता है। इसमें लिक्विड मीथेन और तरल ऑक्सीजन, ठीक है, लिक्विड ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। कुल 33 रैप्टर इंजन पहले चरण में बूस्टर को गति प्रदान करते हैं। तो कितना हैवी वेट बना है, कितना हैवी बना है। इसमें 33 रैप्टर इंजन पहले चरण के अंदर उसको क्या कर रहे हैं, बूस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे मित्रों परीक्षण के दौरान क्या है, अपर स्टेज स्टारशिप का लोअर स्टेज सुपर हैवी, जो अपर स्टेज है वो लोअर स्टेज के सुपर हैवी से अलग नहीं हो पाया था। इस कारण क्या हो गया था, स्टारशिप के अंदर विस्फोट हो गया था। मतलब क्या है, ये फेल हो गया था। मतलब जितने फेलियर इलॉन मस्क ने देखे हैं उतने फेलियर और कोई देख लेता भाई तो मर जाता। लेकिन इतने सारे फेलियर होने के बाद भी इतना पागल आदमी, वो तो दुनिया का सबसे ज़्यादा पैसे वाला नहीं, मैं कह रहा हूँ दुनिया का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है वो। ठीक है मेरे मित्रों, तो अपन चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अपना तो काम इतना सही है कि अपन अपने एग्ज़ाम के लिए रट्टा मारते रहें और एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लें। ये जाएँ जो स्टारशिप के अंदर, अपन तो जाएंगे अपने बोलेरो के अंदर, इसके आगे लिखा हुआ है SDM। ठीक है मेरे मित्रों, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो दोस्तों अगली न्यूज है वो है अपनी CL फ्लेम। उसका नाम क्या है, CL फ्लेम। ये क्या है मेरे मित्रों, तो IIT इंदौर और नासा के जो कैलटेक है और स्वीडन की गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय है, उसके द्वारा एक विस्तृत कैमरा सेटअप है। अब आप बोलोगे सर ये कैमरा सेटअप क्यों लगा रहे हैं, तो भाई मेरे जितने कैमरे ये यूज करते थे और उससे ज़्यादा अच्छे कैमरे तो टिकटॉक वाले यूज कर रहे हैं, रील्स वाले यूज कर रहे हैं। तो इन्होंने सोचा कि भाई एक अलग से अच्छा सा कैमरा बनाते हैं। तो ये कैमरा क्या करेगा, ये मल्टी स्पेक्ट्रल छवियाँ ले सकेगा। मल्टी स्पेक्ट्रल का मतलब है मेरे मित्रों, जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है, कोई एक हवा है, कोई वेव्स हैं, तो जब उनके ये कैप्चर करेगा तो अलग अलग स्पेक्ट्रम उसके क्लियर फोटो के रूप में दिख रहे होंगे कि इसका ये स्पेक्ट्रम ये रहा, ये स्पेक्ट्रम ये रहा। मतलब ये बहुत एडवांस कैमरा है। ठीक है, आप मत लेना, नहीं तो आपकी अंतड़ियाँ पिंतड़ियाँ दिखने लग जाएंगी सारी, पता लग जाएगा कल शाम को क्या खाया था आपने। ठीक है मेरे मित्रों, तो ये जो कैमरा सेटअप है वो विकसित किया है IIT इंदौर
नासा जो कैलटेक और स्वीडन के गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय के द्वारा, ठीक है, कैमरा सेटअप। तो मेरे मित्रों अब चलते हैं अपन थोड़ा सा और आगे। विद्युत चुंबक आयन साइक्लोट्रॉन तरंगें, विद्युत चुंबक आयन साइक्लोट्रॉन तरंगें, ठीक है, इनके बारे में अपन देख लेते हैं। तो भारतीय अंटार्कटिक स्टेशन मैत्री, अंटार्कटिका पर सीधी सीधी बात है, अंटार्कटिक है जो है भारत का स्पेस स्टेशन, जो स्पेस स्टेशन बोल रहा हूँ मैं, भारत का जो स्टेशन है अंटार्कटिका के ऊपर, उसका नाम क्या है, मैत्री। तो इसने क्या किया, ऐसी विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेट आयन साइक्लोट्रॉन तरंगों की पहचान की है जो प्लाज्मा तरंगों का ही एक रूप है, मतलब एक अलग तरह की तरंगें हैं साइक्लोट्रॉन। तो आपसे पूछा जाएगा, सीधी सीधी बात है कि किसके द्वारा खोज की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी, जो विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेट आयन साइक्लोट्रॉन तरंगें हैं, ये प्लाज्मा का ही तरंगों का ही एक रूप है, किसके द्वारा खोजा गया है, तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन मैत्री के द्वारा इनको क्या किया गया है, खोजा गया है। तो अपन देख लेते हैं कि ये तरंगें क्या होती हैं। तो मेरे मित्रों जो तरंगें हैं, EMIC तरंगें हैं, वो पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर में पाई जाने वाली सूक्ष्म विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, ठीक है। ये भूमध्य रेखीय अक्षांशों में उत्पन्न होती हैं और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के साथ साथ उच्च अक्षांश आयन मंडल तक फैला होता है इनका, ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों क्या है, पृथ्वी का एक तो होती है भूमध्य रेखा, एक होती है चुंबकीय भूमध्य रेखा। तो जो भूमध्य रेखा, जो चुंबकीय भूमध्य रेखा है अर्थ की, वो पता है कहाँ से निकलती है आपको, तो केरल से निकलती है, थुम्बा से, ठीक है। जो चुंबकीय जो क्या बोलते हैं इक्वेटर है, वो कहाँ से निकलती है, तो वो निकलती है आपके थुम्बा से, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया, ये तरंगें क्या है, ये तरंगें भूमध्य रेखीय अक्षांशों में उत्पन्न होती हैं, ठीक है, और विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के साथ उच्च अक्षांश तक आयन मंडल तक फैली होती हैं, ठीक है मेरे मित्रों। अंतरिक्ष के साथ साथ भू आधारित मैग्नेटोमीटर दोनों में उनके बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है, ठीक है मेरे दोस्तों। वैसे तो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लग नहीं रही ये चीज़, लेकिन मैंने इसीलिए बता दिया था क्योंकि ये भारतीय जो अंटार्कटिका का मैत्री स्टेशन है, भारत का अंटार्कटिका पर स्थित स्पेस निकला, सॉरी दोस्तों, सॉरी बार बार जुबान लड़खड़ा रही है। तो भारत का अंटार्कटिका स्टेशन है मैत्री, उसके द्वारा खोजी गई हैं और इन तरंगों का नाम क्या है, आयन साइक्लोट्रॉन तरंगें, ठीक है, विद्युत चुंबकीय साइक्लोट्रॉन तरंगें जो प्लाज्मा की तरह ही दिखती हैं। इसीलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत के वैज्ञानिकों ने इसको खोजा है, ठीक है। कोई और वैज्ञानिक खोजता तो अपन को कोई मतलब नहीं होता। अब मेरे मित्रों अपन चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो दोस्तों आज का अपना अगला न्यूज आर्टिकल है, वो है निंगालू ग्रहण। निंगालू ग्रहण, अब आप सोचो इस रात से पहले हमने चंद्र ग्रहण सुना है, सूर्य ग्रहण सुना है, ये निंगालू ग्रहण क्या है। तो मेरे दोस्तों निंगालू ग्रहण जो है वो सूर्य ग्रहण का ही एक प्रकार है, ठीक है। यह दुर्लभ संकर सूर्य ग्रहण है, दुर्लभ संकर सूर्य ग्रहण है जो पृथ्वी की वक्रता वलय के अनुसार आंशिक सूर्य ग्रहण से पूर्ण सूर्य ग्रहण में परिवर्तन के रूप में देखा जा सकता है। मतलब यह है जब इस तरह का संकर सूर्य ग्रहण होगा तो पृथ्वी के एक जगह से आप देखोगे तो आपको पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखेगा, दूसरी जगह से देखोगे तो आंशिक दिखेगा, तीसरी जगह से देखोगे तो पता लगेगा सूर्य ग्रहण ही नहीं हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह का जो सूर्य ग्रहण है उसको क्या बोला गया, निंगालू ग्रहण बोला गया। अब निंगालू ग्रहण क्यों बोला गया ये आपको आगे पता लग जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों क्या है, 2013 में देखा गया था, 2031 में दिखेगा, और अभी कब देखा गया है तो 2023 के अंदर, ठीक है मित्रों। ये पहले देखा गया 2013 में, अब देखा गया 2023 के अंदर, और अगली बार कब देखा जाएगा मित्रों तो 2031 के अंदर इसको देखा जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो संकर सूर्य ग्रहण क्या है देखो अपन देख लेते हैं इसको एक बार, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया से, तिमोर लेस्त से, इंडोनेशिया, पश्चिमी पपुआ न्यू गिनी, ठीक है। ये जो सूर्य ग्रहण है वो दिखाई दिया था, ठीक है। वहीं दक्षिणी पूर्वी एशिया, ईस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, न्यूजीलैंड में आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई दिया था, भारत में नहीं देखा गया था, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के तिमोर लेस्त से और इंडोनेशिया से ये क्या है पूर्ण रूप से दिखाई दिया गया था, ठीक है। और दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण जो ईस्ट इंडीज है, ऑस्ट्रेलिया है, फिलीपींस है, न्यूजीलैंड है, यहाँ से आंशिक रूप से दिखाई दिया, भारत में नहीं देखा गया था दोस्तों ये, ठीक है। इससे पहले ही पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के एक हिस्से निंगालू से के रूप में इसको नामित किया गया है, जहाँ सबसे अधिक समय तक इसको देखा गया था। तो इसका नाम निंगालू क्यों रखा गया है आपकी समझ में आ गया होगा मेरे मित्रों। कहाँ कहाँ से ये दिखा है, किस तरह का दिखा है, तो ये आपको पता लग गया
होगा। ओके मेरे मित्रों, तो अपन चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो दोस्तों अगला हमारा न्यूज आर्टिकल है वो है राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, नेशनल क्वांटम मिशन। ठीक है, इसका नोडल विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है, इसका एक विभाग है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, वही इसका नोडल विभाग है। इस मिशन के लॉन्च के साथ ही भारत अमेरिका, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, कनाडा और चीन के बाद समर्पित क्वांटम मिशन प्रारंभ करने वाला 7वां देश बन गया है। ठीक है, मतलब हमसे पहले जो क्वांटम मिशन है वो 6 देशों ने शुरू किया था, अब हम 7वें देश बन गए हैं। इस तरह का एक समर्पित क्वांटम मिशन प्रारंभ करने वाले, तो 2023-24 से 2030-31 की अवधि के लिए इसको लॉन्च किया गया है मेरे मित्रों। इस मिशन का जो उद्देश्य है वो है दोस्तों इंटरमीडिएट स्तर के क्वांटम कंप्यूटरों का विकास करना, इसके साथ ही सुरक्षित संचार की व्यवस्था बनाना, तथा ये मिशन क्वांटम टेक्नोलॉजी आधारित आर्थिक विकास और भारत को इस क्षेत्र में अग्रणी बनाने में सहयोग करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये किस पर आधारित था? ये क्वांटम कंप्यूटिंग पर आधारित था मेरे मित्रों। अब चलते अपन थोड़ा सा और आगे, ज़्यादा समय आपका खराब नहीं करेंगे क्योंकि आपको रट्टा ही मारना है एटलीस्ट सब चीज़ का। ठीक है मेरे मित्रों, तो सुपर बिट अगला न्यूज आर्टिकल है अपना, सुपर बिट। ये दोस्तों डरहम विश्वविद्यालय, टोरंटो विश्वविद्यालय और प्रिंसटन विश्वविद्यालय और नासा इनकी संयुक्त परियोजना है। यह एक अत्याधुनिक वैज्ञानिक उपकरण है। इसका उद्देश्य क्या है? तो आकाशगंगा समूहों में डार्क मैटर की उपस्थिति और उसकी मात्रा के साथ साथ ब्रह्मांड की बड़े पैमाने पर संरचना का पता लगाना है। छोटी सी बात है। सुपर बिट क्या है? तो सुपर बिट क्या है? एक अत्याधुनिक वैज्ञानिक उपकरण है जिसको किसने बनाया है? तो डरहम विश्वविद्यालय, टोरंटो विश्वविद्यालय और प्रिंसटन विश्वविद्यालय और नासा, इन लोगों ने साथ में मिलकर इसको बनाया है। इसका उद्देश्य तो आकाशगंगा के समूह में डार्क मैटर की उपस्थिति का पता लगाना, उसके साथ साथ ब्रह्मांड की संरचना का पता लगाना कि ब्रह्मांड है कैसा। हमें अभी तक ये नहीं पता कि ब्रह्मांड कैसा है और हम 2 मिनट में बोल देते हैं ईश्वर का कोई अस्तित्व तो नहीं है। बताओ क्या गजब थित रही है। तो मेरे मित्रों अब चलते हैं अपन थोड़ा सा और आगे। इंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डिफेंस टेक्नोलॉजी का विषय है, भारत का विषय है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पश्चिमी बंगाल में बंगाली खाड़ी में उड़ीसा के तट पर इसका परीक्षण किया गया। तो भारत के बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा कार्यक्रम का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? तो भारत का एक बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस कार्यक्रम चल रहा है, उसका एक हिस्सा है, उसका नाम है BMD कार्यक्रम। ठीक है मेरे मित्रों, इसका उद्देश्य क्या है? किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल के हमले से क्या है, बीच में ही उसको क्या कर देंगे, नाकाम कर देंगे और मल्टी लेयर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को विकसित करना है। मल्टी लेयर पे मतलब पहले हमने 1000 किलोमीटर पे एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात करना है, फिर एक 700 पे अगर उससे बच गया तो एक 500 पे अगर उससे बच गया तो एक 300 पे उससे बच गया तो एक 100 पे। मतलब ये है कि हमें मल्टी लेयर के रूप में करना है। किस किस से बचेगा? मतलब हम बैलिस्टिक मिसाइल जो है दूसरे देश के द्वारा दागी गई उसको हम हवा में ही ख़त्म कर देंगे, हमारे देश की धरती को वो छू भी नहीं पाएगी। उस तरह का एक बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस कार्यक्रम क्या है, प्रारंभ किया गया है। देखो दोस्तों, मोदी जी ने 100 काम खराब कर सकते हैं, 100 काम अच्छे किए होंगे, ठीक है, लेकिन ये काम बहुत अच्छा किया है। डिफेंस के क्षेत्र में मोदी जी ने जो काम किया है, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी हो चाहे एक्सटर्नल सिक्योरिटी हो, सिक्योरिटी के क्षेत्र में उन्होंने बहुत गजब का काम किया है। हाँ, हालांकि उनके कार्यकाल में GST एकदम से लागू कर देना, ठीक है, एकदम से नोटबंदी कर देना, ये सारे और फिर ये सारे काम जो हुए वो बहुत गलत हुए। इससे व्यापार पर बहुत प्रभाव पड़ा था, लेकिन अब भारत उससे धीरे धीरे ओवरकम करने लग गया है। ठीक है मेरे मित्रों, तो और आगे देखते हैं। देखो मेरे दोस्तों, आगे अपन देख लेते हैं कि भारतीय रक्षा बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा जो कार्यक्रम है वो क्या है, उसके बारे में जान लेते हैं। आपसे मेंस के अंदर भी इसको पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है, वही मैंने आपको बताया, बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल की रक्षा प्रणाली को विकसित करना, उसको तैनात करना। ठीक है, BMD सिस्टम में 2 इंटरसेप्टर मिसाइलें शामिल हैं। कौन कौन सी हैं, अब वो देख लेते हैं। तो पृथ्वी डिफेंस व्हीकल, यह वायुमंडल के बाहर एक्सो एटमॉस्फेयर में पृथ्वी से लगभग 50 से 150 किलोमीटर की ऊंचाई पर इंटरसेप्टर मिसाइल है। ये वहाँ पर इसको क्या कर देगी, पहुँचा देगी उसको, जो दूसरे देश की मिसाइल आएगी बैलिस्टिक मिसाइल, उसको क्या करेगी, उड़ा देगी। मौजूदा पृथ्वी वायु रक्षा प्रणाली प्रद्युम्न का स्थान लेगी, जिसकी अधिकतम सीमा 80 किलोमीटर तक है। मतलब पहले क्या था, पहले जो हमारा मिसाइल डिफेंस सिस्टम था उसमें प्रद्युम्न प्रणाली है वो तैनात थी, जो 80 किलोमीटर तक क्या है उसकी रेंज थी। लेकिन अब क्या है, पृथ्वी डिफेंस व्हीकल, इसको तैनात किया जाएगा। ये इंटरसेप्टर मिसाइल है जो 50 से लेकर 150 मतलब 150 तक भी मार सकेगी और निम्नतम 50 पे भी मार सकेगी, दोनों पे ही मार सकेगी। ठीक है, तो प्रद्युम्न को चेंज करके कौन सी लगा दी उसमें, तो पृथ्वी डिफेंस व्हीकल
को लगाया गया है। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो दोस्तों अगला है हमारा एडवांस एरिया डिफेंस। यह वायुमंडल के भीतर पृथ्वी से 20 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई के लिए इंटरसेप्टर मिसाइल है। इसे अश्विन नाम दिया गया है। इसके अलावा ऐसी प्रणाली अमेरिका, रूस, चीन और इजराइल के पास भी है। मतलब अमेरिका, रूस, चीन और इजराइल के बाद भारत एक देश ऐसा देश बन चुका है जिसने क्या किया है, अपना बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात किया है। ठीक है, तो इसमें एक इंटरसेप्टर मिसाइल कौन सी लगी है, तो प्रद्युम्न के स्थान पर प्रद्युम्न को हटा के हमने लगाई है, उसको नाम है पृथ्वी वायु रक्षा प्रणाली। ठीक है, और जिसकी रेंज कितनी होगी, तो इसकी रेंज 50 से लेके 150 तक। मतलब अगर वो नीचे भी आ जाती है 50 किलोमीटर तक तो उसको भी उड़ा देंगे, 150 तक भी उड़ा देंगे। लेकिन जो 50 से नीचे आ जाएगी उसका क्या करेंगे, तो उसके लिए हमने एडवांस डिफेंस एरिया डिफेंस रखा है। इसका नाम है अश्विन मेरे मित्रों। ठीक है, ये 20 से 40 किलोमीटर तक पे निपटा देगी। मतलब अपन पूरी तरह से सुरक्षित होने वाले हैं। और भारत के अलावा ऐसी रक्षा प्रणाली किस किस के पास है, तो अमेरिका के पास है, रूस के पास है, चीन के पास है और इजराइल के पास है। ठीक है मेरे मित्रों, अब चलते हैं अपन थोड़ा सा और आगे। तो दोस्तों अपना अगला न्यूज आर्टिकल है सुगोशिन। ठीक है, तो सुगोशिन क्या है मेरे मित्रों, तो एक प्रकार का प्रोटीन है जो क्रोमोसोम के एक्स आकार के गठन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपको पता होगा मनुष्य के अंदर दो तरह के होते हैं, एक्स एक्स और एक्स वाई। ठीक है, एक्स एक्स स्त्री का और एक्स वाई पुरुष का। एक्स तो कॉमन होता है लेकिन एक्स और वाई बदलते रहते हैं जो दूसरे वाले, जिससे लिंग का निर्धारण होता है कि बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है दोस्तों, तो जो सुगोसन प्रोटीन है वो क्या है, वो क्रोमोसोम के एक्स आकार का गठन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसको याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है मेरे मित्रों, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। जीरो शैडो डे, मतलब जीरो का मतलब जीरो, शैडो का मतलब छाया और डे का मतलब दिन। मतलब ऐसा दिन जहाँ पर कोई छाया नहीं, छाया जीरो। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या है, ये एक अनोखी खगोलीय घटना है जो तब होती है जब सूर्य क्या होता है, सीधे सिर के ऊपर होता है। यह वह दिन होता है जब खड़ी वस्तुओं की छाया गायब हो जाती है, जैसे किसी बिल्डिंग की। मतलब सूर्य इतना एग्जैक्ट ऊपर होगा कि बिल्डिंग की छाया नीचे महसूस ही नहीं होगी, पता ही नहीं चलेगा, छाया गायब, ऐसा लगेगा इसकी छाया कहीं पड़ी नहीं रही है। तो दोस्तों ये वर्ष में 2 बार होता है। ठीक है, एक उत्तरायण के दौरान जब सूर्य होता है और एक दक्षिणायन के दौरान जाता है तब। शून्य छाया दिवस का अनुभव करने वाला अक्षांश कौन सा, 130 डिग्री नॉर्थ। तो 130 डिग्री नॉर्थ जो अक्षांश है उस पर महसूस किया गया था। क्या महसूस किया गया था, एकदम से शून्य दिवस। और यह बेंगलुरु में महसूस, भारत में कौन सी जगह महसूस किया गया, तो भारत में बेंगलुरु के अंदर महसूस किया गया था। ठीक है मेरे दोस्तों, अब आप बोलोगे सर 130 डिग्री नॉर्थ और जो बेंगलुरु है भारत, वो तो एकदम से, तो फिर दोस्तों ये 130 नहीं है, ये 113 सॉरी 13 है, ये 130 नहीं है, जीरो उसके अंदर ऐड हो गया यार, ये जीरो का खेल। तो 13 डिग्री नॉर्थ पर, मतलब भारत में बेंगलोर के अंदर स्थित जो बेंगलोर जो है वो अपना, वो लगभग 13 डिग्री नॉर्थ पर ही जो अक्षांश है, 13 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, उस पर ही अवस्थित है। ठीक है मेरे मित्रों, तो ये बेंगलुरु के अंदर महसूस किया गया था जीरो शैडो डे। ठीक है, कौन सी जगह पर, बेंगलोर के अंदर 13 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। ठीक है, अब चलते हैं अपन थोड़ा सा और आगे मेरे दोस्तों। अगला न्यूज आर्टिकल है दोस्तों अपना, वो है स्टारबेरी सेंस। मतलब भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान द्वारा विकसित कम लागत वाला स्टार सेंसर है। ये PSLV C-55 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। इसका उद्देश्य फील्ड ऑफ व्यू की छवि बनाना, तारों की पहचान करना और अंतरिक्ष यान की दिशा की गणना करना। ठीक है मेरे दोस्तों, स्टारबेरी सेंस, ये स्टार सेंसर है एक तरह का। ठीक है, ये अंतरिक्ष के अंदर स्थापित किया जाएगा। ये एक तरह से सैटेलाइट टाइप का एक सेंसर है। ये क्या करेगा, PSLV C-55 रॉकेट से हम लॉन्च करेंगे। ये फील्ड ऑफ व्यू देगा, उसकी छवि बनाएगा, तारों की पहचान करेगा और अंतरिक्ष यान हमारा किस तरफ जा रहा है, भटक तो नहीं रहा, तो उसके बारे में हमें उसकी सही गणना करेगा और उसके बारे में बताएगा। तो स्टारबेरी सेंस क्या है ये आप देख लो, और किसके द्वारा इसको विकसित किया गया है वो भी आपको पता लग गया होगा। मित्रों अब चलते हैं अपन थोड़ा सा और आगे। तो मेरे दोस्तों अगला हमारा न्यूज आर्टिकल है ब्लू बगिंग। ब्लू बगिंग, तो दोस्तों ये ब्लू बगिंग क्या है, तो ब्लू बगिंग है एक हैकिंग की टेक्नोलॉजी। ये हैकिंग है जिसमें एक हमलावर क्या करता है, ब्लूटूथ कनेक्शन का फ़ायदा उठाकर स्मार्टफोन जैसे किसी डिवाइस तक अनाधिकृत ढंग से पहुंच कर लेता है। देखो दोस्तों आजकल क्या है कि ब्लूटूथ बेस्ड क्या आ गए ईयरफोन, तो सबका ब्लूटूथ ऑन रहता है। जब ब्लूटूथ ऑन रहता है तो ब्लू बगिंग क्या करता है, वो आपके ब्लूटूथ जो ऑन होता है उसका फ़ायदा उठाता है, उसको कनेक्ट करता है और आपके डिवाइस के अंदर तक वो घुस जाता है। ठीक है, जब वो आपका घुस जाएगा तो जब एक बार डिवाइस ब्लू बग हो जाता है तो क्या करता है वो हमलावर, क्या करता है
आपका कॉल को सुन सकता है, संदेशों को पढ़ सकता है, आपको संदेश भेज सकता है, आपके संपर्कों को चुरा सकता है। जो व्यक्ति आपका कॉल के कनेक्शन को, जो कॉन्टैक्ट हैं, उनको चुरा सकता है। तो सुन लो, आपकी कॉल रिकॉर्डिंग जो हो रही है उसको भी सुन लेगा और चुरा लेगा, संदेशों को भी चुरा लेगा, संशोधित कर सकता है। मतलब किसी ने कुछ भेजा है उसको वो चेंज कर सकता है। यहाँ तक कि कनेक्ट किए गए डिवाइस पर मॉलवेयर भी इंस्टॉल कर सकता है। ठीक है मेरे मित्रों, तो इतना सारा कुछ किया जा सकता है ब्लू बगिंग के द्वारा। ठीक है मेरे मित्रों, तो आपके ये समझ में आ गई होगी ब्लू बगिंग क्या है। तो जैसे ही आप अपना जो है यूज नहीं रहे तो कम से कम आपका ब्लूटूथ बंद कर दिया करो। ठीक है दोस्तों, वैसे तो आपका कौन ही लेने वाला, लेकिन फिर भी कर दिया करो। ब्लू बगिंग होगी तो बड़े बड़े लोगों के खिलाफ होगी, अपन छोटे से लोग अपने खिलाफ तो होने ही नहीं है। लेकिन फिर भी अपनी सुरक्षा रखो। अगर आपके अंदर कोई उसके अंदर कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है तो आप कम से कम अपना ब्लूटूथ ऑफ कर दिया करो यूज होने के बाद। ठीक है, तो अपना अगला न्यूज आर्टिकल है दोस्तों RXV। ठीक है, क्या नाम है इसका? RXV, मतलब RXV, ये वाला वी का मतलब होता है दोस्तों वैक्सीन। ठीक है, तो RX वैक्सीन। ठीक है, तो US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा विकसित की गई है, मतलब US के द्वारा विकसित की गई। सीधी सीधी बात है, यह टीका अमेरिका में 60 वर्ष और से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए ही अनुमोदित है। यह दुनिया की पहला रेस्पिरेटरी सिंस्टियल वायरस वैक्सीन है। रेस्पिरेटरी सिंस्टियल वायरस का मतलब दोस्तों होता है, ये एक तरह से आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आपका श्वसन अंग है, श्वसन तंत्र है, उसमें जब कोई विकार उत्पन्न हो जाते हैं तो यदि वो विकार सिंस्टियल वायरस के माध्यम से हो रहे हैं तो उसके लिए वैक्सीन है, और ये 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को लगाई जाती है। ठीक है मेरे मित्रों, बच्चों को नहीं मिलेगी, किसी को नहीं मिलेगी, केवल US बेस्ड है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन था उसके अंदर, देख रहा था मैं तो मुझे मिला, मैंने करंट अफेयर में चर्चा में रहा है तो क्यों ना बच्चों को बता दिया जाए। RXV क्या है, बस यही पूछ लिया गया तो फिर बच्चे क्या करेंगे। तो मेरे मित्रों अब चलते हैं अपन थोड़ा सा और आगे। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कार्बसार के बारे में। कार्बसार क्या है? तो ब्रिटेन का ये जासूसी उपग्रह, बस इतना सा याद रखना है और कुछ नहीं है। इसको लॉन्च करने वाला है ब्रिटेन अभी फिलहाल में। ठीक है, अगला है अपना दोस्तों स्टार्ट। क्या है? स्टार्ट कार्यक्रम। देखो दोस्तों, ये इसरो का कार्यक्रम है। किसका है? इसरो का कार्यक्रम है। मेरे मित्रों आजकल आपने देखा होगा सबको क्या बनना है, कलेक्टर बनना है, SDM बनना है, DSP बनना है, मास्टर बनना है, ये बनना है, वो बनना है। लेकिन साइंटिस्ट शायद ही आपने किसी के मुंह से सुना होगा अपने आसपास। सब सुन लिया होगा डॉक्टर, इंजीनियर, लेकिन साइंटिस्ट नहीं सुना होगा। तो इसरो क्या कर रहा है? इसरो ने एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें क्या होगा, इसरो क्या करेगा, एक प्रारंभिक स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करेगा जो भौतिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी के स्नातकोत्तर और अंतिम वर्ष के स्नातकों के लिए है। मतलब एक क्या है, ये प्रशिक्षण कार्यक्रम है, एक छोटा सा प्रशिक्षण कार्यक्रम है। सीधी बात है, इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का क्या मतलब है, क्या उद्देश्य है? तो इसरो चाहता है कि आप सीखो स्पेस के बारे में। स्पेस के बारे में जब आप सीखोगे तो आपको क्या होगा, उसके बारे में इंटरेस्ट पैदा होगा, और हो सकता है जो भौतिकी वगैरह से संबंधित विद्यार्थी हैं वो साइंटिस्ट जो विज्ञान है उसके क्षेत्र में आए। क्योंकि दोस्तों किसी देश के विकास के लिए विज्ञान और बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे मित्रों इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य अंतरिक्ष विज्ञान की क्रॉस डिसिप्लिनरी प्रकृति पर जोर देना। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, होलोफिजिक्स, सन अर्थ इंटरेक्शन, इंस्ट्रूमेंटेशन, एरोनॉमी जैसे क्षेत्र में क्या करना है, युवाओं को शामिल करना है। जब युवा शामिल होंगे अंतरिक्ष के क्षेत्र में और दूसरी तरह के विज्ञान की शाखाओं के क्षेत्र में, जब उनको ज्ञान होगा, इंटरेस्ट उनका डेवलप होगा। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं होता उनका इंटरेस्ट किस में, लेकिन वो कभी कभी किसी चीज़ को देखते हैं और उनको लगता है नहीं यार मैं तो इसी चीज़ के लिए हूँ, तो उस तरह की चीज़ उनको दिखाना। ठीक है मेरे मित्रों, तो स्टार्ट कार्यक्रम क्या है आपको पता ही लग गया होगा, किसके द्वारा चलाया जा रहा है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, ये तीनों ही चीज़ आपको पता लग गई। और ये तीनों ही चीज़ आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, उसके अलावा कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती है। तो मित्रों चलते हैं अब अपने थोड़ा सा और आगे। तो मेरे मित्रों अगला हमारा न्यूज आर्टिकल है, वो है ट्रॉपिक्स मिशन। क्या नाम है उसका? ट्रॉपिक्स मिशन। देखो दोस्तों, नासा और रॉकेट लैब, कौन सा? नासा और रॉकेट लैब का साझा मिशन है। रॉकेट लैब क्या है? तो मित्र रॉकेट लैब है न्यूजीलैंड बेस्ड एक स्पेस कंपनी है। ठीक है, जिस तरह से आपकी SpaceX है उसी तरह से आपकी रॉकेट लैब है। ठीक है, इसमें क्या होगा, तो इसमें उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को देखने के उद्देश्य से 4 समान क्यूब सेट शामिल होंगे। क्यूब सेट का मतलब है दोस्तों क्यूब सैटेलाइट। ठीक है, 4 जो हैं क्यूब सेट शामिल होंगे। ठीक, ये क्यूबसेट पारंपरिक मौसम ट्रैकिंग उपग्रहों की तुलना में अधिक बार डेटा एकत्रित कर पाएंगे। और इसका उद्देश्य क्या रहने वाला है मेरे मित्रों? तो इसका उद्देश्य है संवहन प्रणालियों के जीवन चक्र को समझना,
उष्णकटिबंधीय मौसम और जलवायु को प्रभावित करते हैं एवं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वातावरण में ऊर्जा एवं नमी बजट में इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। जो संवहन प्रणालियां हैं, जैसे संवहनी वर्षा होती है, एयर संवहन के द्वारा ऊपर चली जाती है, तो संवहनी प्रणालियां उसको समझना किसके माध्यम से, तो सैटेलाइट के माध्यम से। सैटेलाइट का नाम क्या है, क्यूबसैट है। मिशन का नाम क्या है, ट्रॉपिक्स मिशन है। किसके साझा मिशन है, तो नासा का और रॉकेट लैब का है। रॉकेट लैब क्या है, तो ये न्यूजीलैंड बेस्ड एक कंपनी है जो स्पेस के लिए काम करती है। ठीक है मेरे मित्रों, तो मेरे दोस्तों अब चलते हैं अपन थोड़ा सा और आगे। समय नहीं ज़्यादा खाएंगे आपका, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करने के मूड में हूँ। मैं चाहता हूँ कि वीडियो आपका छोटे से छोटा रहे, इससे आपको इमरजेंसी में भी अगर देखना पड़े तो आप फटाफट देख लें उसको। ठीक है दोस्तों, तो अपन चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो अब है आपकी आई ड्रोन पहल। कौन सी पहल है, आई ड्रोन। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR की ये पहल है। इसका उद्देश्य है मेरे मित्रों, तो ड्रोन का उपयोग करके चिकित्सा जो उपकरण है, चिकित्सा आपूर्ति है, उसको पहुंचाना। इतनी सी बात है। आई ड्रोन को मैं आप फंस जाओगे। देखो, जब आपको चीज़ें पता होती हैं तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं, लेकिन जब नहीं पता होती तो चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। तो आई ड्रोन पहल क्या है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एक पहल है। उद्देश्य है ड्रोन का उपयोग करके चिकित्सा आपूर्ति को वितरित करना, चिकित्सा आपूर्ति को पहुंचाना। ठीक है मेरे मित्रों, अब चलते अपन थोड़ा सा और आगे। तो मेरे मित्रों, यहाँ पर अपन बात करेंगे सेमी क्रायोजेनिक इंजन की। आप क्रायोजेनिक इंजन तो जानते हो, लेकिन सेमी क्रायोजेनिक के बारे में थोड़ा सा नहीं जानते आप, तो सेमी क्रायोजेनिक के बारे में आप जान लो। तो दोस्तों देखो, इसरो ने क्या किया हाल ही में, भविष्य में लॉन्च करने वाहन जो लॉन्च करेगा उसमें हम सेमी क्रायोजेनिक इंजनों का विकास और मूल्यांकन के लिए परीक्षणों की श्रृंखला शुरू करने वाले हैं। मतलब यदि सेमी क्रायोजेनिक इंजन ज़्यादा इफेक्टिव रहे क्रायोजेनिक इंजन की तुलना में, तो क्यों ना सस्ती टेक्नोलॉजी और अच्छी टेक्नोलॉजी को अपनाया जाए। हम या तो सामान्य इंजन या क्रायोजेनिक इंजन, तो सेमी क्रायोजेनिक इंजनों का हम परीक्षण करने की एक श्रृंखला शुरू करने वाले हैं। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सेमी क्रायोजेनिक इंजन के बारे में जानें कि सेमी क्रायोजेनिक इंजन क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो दोस्तों, सेमी क्रायोजेनिक इंजन क्या होते हैं। तो क्रायोजेनिक इंजनों के विपरीत एक सेमी क्रायोजेनिक इंजन लिक्विड हाइड्रोजन के बजाय परिष्कृत केरोसिन का उपयोग करता है। ठीक है, इसके अंदर रिफाइंड केरोसिन का यूज किया जाता है, ना कि लिक्विड हाइड्रोजन का। ठीक है, तरल ऑक्सीजन का उपयोग करके ऑक्सीडाइजर के रूप में, मतलब जो लिक्विड ऑक्सीजन है उसका उपयोग किसके रूप में किया जाता है, तो ऑक्सीडाइजर के रूप में किया जाता है। भाई देखो, ऑक्सीजन के बिना तो कुछ जलेगा ही नहीं, ना ईंधन हो ना कुछ हो, तो यहाँ पे लिक्विड ऑक्सीजन का यूज़ कर लेंगे ईंधन को ऑक्सीडाइज करने के लिए। ठीक है, तो सेमी क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग करने का फायदा यह है कि इसमें परिष्कृत केरोसिन की आवश्यकता होती है, जो हल्का तरल ईंधन, जो तरल ईंधन से हल्का होता है, इसमें सामान्य तापमान में संग्रहित किया जा सकता है। मतलब एक तो इसको सामान्य ताप पर संग्रहित किया जा सकता है, हल्का होता है। ठीक है दोस्तों, और तो क्या होता है, हल्का होता है मतलब जो लिक्विड हाइड्रोजन है उससे ज़्यादा इफेक्टिव रहता है आपका रिफाइंड केरोसिन। तो सेमी क्रायोजेनिक इंजन का हम यूज करने वाले हैं। सेमी क्रायोजेनिक इंजनों की एक परीक्षण की एक श्रृंखला को लॉन्च करने वाला है इसरो हमारा। ठीक है मेरे मित्रों, तो आपकी समझ में आ गया होगा। देखो, इसरो और उसके सारे के सारे जो भी हैं, DRDO और उसके सारे के सारे जो भी हैं परियोजनाएं, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। इसमें कोई किंतु परंतु है ही नहीं। तो मित्रों, अब चलते हैं अपन थोड़ा सा और आगे। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं NVS नेविगेशन सैटेलाइट जो है 01, उसकी बात कर लेते हैं अपन। ठीक है, NVS। तो दोस्तों देखो, इसरो ने NVS 01 उपग्रह को लॉन्च करने जा रहा है। इसरो NVS 01 उपग्रह को लॉन्च करने वाला है, जिससे क्या है, भारत की नेविगेशन क्षमताओं को और मजबूती मिलेगी। इसे 2016 में लॉन्च किए गए IRNSS-1G उपग्रह को रिप्लेस करने के लिए डिजाइन किया गया है। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, मतलब भारत का जो क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, क्षेत्रीय है, ये अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, वैश्विक नहीं है, क्षेत्रीय है। ठीक है, तो IRNSS-1G उपग्रह को रिप्लेस करने के लिए किया गया है। और ये NVS 01 है, उसका कार्यकाल कितना है, तो 12 वर्ष का कार्यकाल है। 12 वर्ष के लिए हम इसको कर रहे हैं। देखो, IRNSS-1G का कितना था, तो 2016 में लॉन्च हुआ था, 2023 में हमने NVS 01 7 वर्ष का था। अब ये 12 वर्ष का कार्यकाल NVS 01 उपग्रह का हमने भेजा है। ठीक है मेरे मित्रों, तो अपन चलते हैं थोड़ा सा और आगे और अपन जान लेते हैं कि IRNSS क्या है, जिससे आपको सहूलियत हो चीज़ों को जानने में। तो मेरे दोस्तों, इसका दूसरा नाम नाविक भी है। क्या है, नाविक। नाविक के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा चुका है कि भारत का जो रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है उसका नाम क्या है, तो क्या नाम उसका, नाविक है। ठीक है, इसमें 7 उपग्रह शामिल हैं। कितने उपग्रह, 7। कौन कौन से, IRNSS 1A 1B 1C 1D E F G।
ठीक है। इनको जुलाई से 2013 से 16 तक के बीच में लॉन्च किया गया था। और अब देख लो आप, NVS 01 को 1G की जगह पर लॉन्च किया गया। ठीक है मेरे मित्रों, तो देखो दोस्तों, ये जो 7 उपग्रह हैं उनमें से क्या है, 3 जो उपग्रह हैं वो तो क्या है, भूस्तर कक्षा में। भूस्तर का मतलब है 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, जहां 3 सैटेलाइट मौजूद हैं। ठीक है। और जो 4 हैं वो कहाँ हैं आपके, वो आपके पोलर मतलब लियो और मियो के अंदर कौन से, मतलब लोअर ऑर्बिट के अंदर और मिडिल ऑर्बिट के अंदर 4 हैं। जबकि आपके जो अपर ऑर्बिट है, ठीक है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है, उसके अंदर 3 है। ठीक है। अब आपको पता लगे 7 उपग्रह आपके कहाँ कहाँ। तो दोस्तों ये क्या करेगा, ये पोजीशनिंग, नेविगेशन, टाइमिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय प्रणालियां हैं। ठीक है, क्या पोजीशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय प्रणाली है। ठीक है, मतलब ये है कि सीधा सीधा ये है कि अपन ऊपर से बैठ के सारा कुछ देख सकते हैं। आपने एक मूवी देखी होगी परमाणु, तो उसमें बताया गया था कि अमेरिका हमारी पूरी धरती पर नज़र रखे था। तो इस तरह हम क्या है, अपनी ही धरती पर अभी फ़िलहाल नज़र रखे हैं। और अमेरिका की तरह हमारे पास ग्लोबल नहीं है, लेकिन हमने क्षेत्रीय विकसित कर लिया है। हमने कारगिल युद्ध के समय पर अमेरिका से मदद मांगी थी, तो अमेरिका ने साफ साफ मना कर दिया था कि हम नहीं बताएंगे, ना हम आपको कोई मदद देंगे, क्योंकि पाकिस्तान हमारा सहयोगी राष्ट्र है। और इस तरह से उसने पाकिस्तान को मदद की थी, हमें नहीं। हमारे बहुत सारे सैनिक शहीद हुए थे, लेकिन फिर भी हमने अपने जज्बे से उनको मार भगाया था। इसको बोलते हैं जज्बा। ठीक है, हमने अपने सामान्य हथियारों से उनको चढ़ के और हिमालय की चोटियों से खदेड़ दिया था। उन लोगों ने अपने सैनिकों की लाश भी नहीं पहचानी थी। इससे ज़्यादा बुरी बात क्या हो सकती है। तो दोस्तों उसके बाद हमारे वैज्ञानिक, हमारे देश ने ठाना कि हम अपना बनाएंगे। तो उसके बाद हमने बना लिया नाविक, और हम अपने देश की सीमाओं से 1500 किलोमीटर बाहर तक की चीज़ों को भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो हमने एयर स्ट्राइक की थी, सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उसमें भी नाविक का बहुत बड़ा रोल था। ठीक, तो अब चलते हैं अपन थोड़ा सा आगे, देख लेते हैं दुनिया के वैश्विक प्रणाली है जो नेविगेशन की, वो कौन कौन से। तो वैश्विक स्तर पर जो काम कर सकते हैं, तो 4 तो वैश्विक प्रणालियाँ हैं नेविगेशन की। इनमें अमेरिका का GPS है, ग्लोबल का रूस का ग्लोनास है, यूरोपियन यूनियन का गैलीलियो और चीन का वाइडू है। मतलब चीन भी वैश्विक प्रणाली रखता है नेविगेशन की, लेकिन भारत नहीं रखता है, भारत रख लेगा। और 2 क्षेत्रीय हैं, भारत का नाविक और जापान का QZSS। अब जब बोलोगे आप, सर जापान के पास भी तो नहीं है, तो जापान तो अमेरिका US की चीज़ें यूज़ करता है। ठीक है, तो जापान का तो मान लो आप GPS जापान ही का समझो, क्योंकि एक संधि है इनके बीच में, अमेरिका और जापान के बीच में, कि अमेरिका जापान पर हमला, अमेरिका पर हमला समझा जाएगा, और जो जापान की पूरी रक्षा है वो अमेरिका ही करेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता, अगर अमेरिका के हित नहीं सधे तो वो कोई रक्षा नहीं करने वाला है। और इसीलिए जापान ने अब अपना डिफेंस बजट बढ़ाने का नंबर लगा दिया है। और ये समझ लो आपके तृतीय विश्व युद्ध की तरफ अपन जा रहे हैं, और वो तो होके ही रहेगा, वो तो होना है समय समय पर। जनसंख्या कैसे आबाद कम होगी। तो दोस्तों अपन चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो ये न्यूज जो है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखो दोस्तों क्या है, सुपर कंप्यूटरों की एक वैश्विक जो लिस्ट है उसको निकाला गया है। तो जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन का आयोजन हुआ। कौन सी जगह पर हुआ मित्रों, जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन का आयोजन। ठीक है, वह शीर्ष 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटर सूची का 61वां संस्करण, मतलब इससे पहले 60 बार लिस्ट निकाली जा चुकी है, अब 61वीं बार लिस्ट निकाली गई है, जिसमें 500 विश्व के जो शीर्ष सुपर कंप्यूटर हैं उनका नाम दिया गया है। तो हमारे लिए बहुत खुशखबरी की बात है। एक समय था जब हम सुपर कंप्यूटर मांगते फिरते थे इस्तेमाल करने के लिए, सिर्फ इस्तेमाल के लिए, और अभी देखो हम कहाँ पहुँच चुके हैं। तो सीडेक है एक, ठीक है, उसमें पुणे में एक संस्थान है सीडेक, उसमें ही स्थापित है और उसमें ही विकसित है AI आधारित सुपर कंप्यूटर ऐरावत। इसका नाम क्या है, ऐरावत। इसको 75वां सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का स्थान मिला है विश्व के अंदर। तो वैश्विक स्तर पर 75वां सबसे तेज सुपर कंप्यूटर किसका है, तो भारत का है। अब हम 75वें पे है। ईश्वर ने चाही, अगर महादेव की कृपा हुई तो हम पहले स्थान पर भी पहुंच जाएंगे। ठीक है मेरे मित्रों, तो 13 पेटाफ्लॉप की कुल क्षमता है इसकी, हालांकि बहुत कम है अगर हम पहले से तुलना करें तो। पहला जो है वो बहुत बहुत ऊपर है। ठीक है, तो 13 पेटाफ्लॉप की इसकी क्षमता है, और इसकी इसी रेंज में, मतलब सुपर कंप्यूटर की रेंज में जो भारत के अन्य सुपर कंप्यूटर हैं वो है प्रत्युष और मेहर। कौन से हैं, प्रत्युष और मेहर। इनकी क्षमता कितनी है, तो 6.5 पेटाफ्लॉप की इनकी क्षमता है। और देख लेते हैं टॉप सुपर कंप्यूटर्स कौन कौन से हैं। तो दोस्तों जो टॉप सुपर कंप्यूटर्स हैं वो है फ्रंटियर, ठीक है, ये US का है। फुगाकू, ये जापान का है दूसरे नंबर पर। पिछली बार फुगाकू पहले नंबर पर था, अब फुगाकू दूसरे नंबर पर है। ठीक है, एक है आपका ल्यूमी, ये फिनलैंड का है, और लियोनार्डो ये आपका इटली का है। ये जो हैं ये इसके क्या हैं, जो क्या बोलते हैं उनको, जो प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम,
तो जो जो बीच में नाम लिखा है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उनके नाम भले ही याद मत रखना आप। फ्रंटियर नाम रखना, फ्रंटियर यूएस का, फुगाको जापान का, ल्यूमी फिनलैंड का, और आपके लियोनार्डो ये है इटली का। ये 4 शीर्ष सुपर कंप्यूटर हैं, इनके नाम याद रख लेना आप मेरे मित्रों। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे अपन। तो मेरे मित्रों अगला है हमारा न्यूरालिंक। न्यूरालिंक ये क्या है, ये भी इलोन चाचा का ही काम कर रहे हैं, इलोन मस्क की ही कंपनी है न्यूरालिंक। ये क्या करती है, न्यूरो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी है। ये क्या करेगी, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का निर्माण कर रही है, मतलब आपके दिमाग की क्या कर रही है, मैपिंग कर रहेगी, और क्या करेगी, दिमाग के अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं उनको पता लगा लेगी। ठीक है, तो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस विकसित किया जा रहा है। ठीक है, ये ऐसे उपकरण जो मस्तिष्क क्रियाविधि को रिकॉर्ड और उत्तेजित कर सकते हैं। मस्तिष्क के अंदर क्या क्रियाविधि चल रही है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप किसी के बारे में क्या सोच रहे हो, तो दोस्तों देख लो आप। पहले हम बोलते थे ना कोई क्या सोच रहा है, तो हमारे ऋषि मुनि पता लगा लेते थे किसी के दिमाग में क्या चल रहा है। अभी हमारे बाबा बागेश्वर भी पता लगा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो न्यूरालिंक कंपनी है वो काम कर रही है उस पर, तो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस इस तरह का निर्माण कर रही है वो। चलो दोस्तों थोड़ा सा और आगे चलते हैं अपन। तो बाबा बागेश्वर के जो भी भक्त हैं उनको भैया मेरी तरफ से बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आप न्यूरालिंक से पहले अपने बाबा जी वो काम करने लगे हैं। बाकी कैसे करते हैं वो ईश्वर ही जाने या बाबा जी ही जाने, क्या है क्या नहीं है। तो दोस्तों अगली न्यूज है हमारी एक्सपोसेट, मतलब एक्सरे पोलरिमीटर सैटेलाइट। कौन सा, एक्सरे पोलरिमीटर सैटेलाइट। ये इसरो और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, इनका संयुक्त मिशन है। उद्देश्य क्या है दोस्तों इस मिशन का, तो चमकीले खगोलीय एक्सरे स्रोतों की जो गतिशीलता है उन पर फोकस करना, और व्यवहार और विशेषताओं के बारे उनके क्या करना है, उनका व्यवहार क्या है, उनकी विशेषता क्या है, उन पर प्रकाश डालना है। तो एक्सपोसेट है, ठीक है, इसरो और जो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट है हमारा सीवी रमन, तो उनकी एक संयुक्त मिशन है ये। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन थोड़ा सा और आगे, ज़्यादा समय ख़राब नहीं करेंगे आपका। बहुत लंबा वीडियो, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन की बात, इसीलिए वीडियो छोटे से छोटा होना चाहिए, जिससे ज़रूरत पड़े तो आप तुरंत से रिवीजन मार सकें उसका। ठीक मित्रों, तो दोस्तों हमारा जो अगला न्यूज आर्टिकल है वो है तियांगयोंग अंतरिक्ष स्टेशन। पहले तो इस अंतरिक्ष स्टेशन का नाम याद रख लो, तियांगयोंग। ठीक है, ये चीन का अंतरिक्ष स्टेशन है, चीन का अंतरिक्ष स्टेशन है। मतलब आप बोलोगे सर चीन की जो ट्रेन है वो वहाँ तक जाएगी अंतरिक्ष तक, वहाँ पर एक स्टेशन है? नहीं भैया, ये स्पेस स्टेशन है, स्पेस रिसर्च स्टेशन है, मतलब स्पेस के बारे में पता लगाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चीन के सेंझोउ 16 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। मिशन का नाम क्या है, सेंझोउ 16। सेंझोउ 16 मिशन है, उसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इसने 3 अंतरिक्ष यात्रियों को पूर्ण रूप से परिचालित अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा है। मतलब अंतरिक्ष स्टेशन का नाम तियांगयोंग अंतरिक्ष स्टेशन का नाम तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन, और इस पर सेंझाउ 16 मिशन के द्वारा इसने क्या किया, अपने तीन अंतरिक्ष यात्रियों को उस पर भेजा है। देखो अंतरिक्ष यात्रियों का रोटेशन बना रहता है, कुछ चले जाते हैं, कुछ आ जाते हैं, कुछ चले जाते हैं, कुछ आ जाते हैं, तो इस तरह से अंतरिक्ष यात्रियों का रोटेशन इस पर बना रहता है। ठीक है मेरे मित्रों, तो जो पहले गए थे उनको वापस बुला लिया, और जो अब नए हैं उनको उस पर अंतरिक्ष स्टेशन पर भेज दिया। मतलब वो 1 साल में रह के बोर हो जाते हैं बहुत बुरी तरह से, तो रसद वगैरह की भी आपूर्ति वगैरह होती है, तो उसको भी भेज दिया जाता है। ठीक है मेरे मित्रों, अगला हमारा न्यूज आर्टिकल है वो है इजराइल 1। इजराइल 1 क्या है मेरे दोस्तों, तो वैश्विक स्तर पर सबसे शक्तिशाली AI सुपर कंप्यूटर बनाने की ओर अग्रसर है इजराइल, उसका नाम है इजराइल 1। ये 8 एक्साफ्लॉप की क्षमता रखेगा, और जो वर्तमान में विश्व का सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर है वो 5 से 6 एक्साफ्लॉप की स्पीड रखता है, और इसने लक्ष्य रखा है 8 एक्साफ्लॉप की स्पीड का मतलब यह है कि अगली बार जब भी अगला संस्करण की लिस्ट निकले तो इजराइल 1 हो वैश्विक स्तर पर सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर होना चाहिए। ठीक है मेरे मित्रों, तो पार्ट 2 की जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज हो सकती थी वो आपकी मैं कवर कर चुका हूँ। अगला जो पार्ट 3 आएगा साइंस एंड टेक का, वो आएगा सितंबर के फर्स्ट वीक में, जिससे कि उस जो अभी जो जितनी भी सारी बची हैं हम उनको कवर कर लें। और इसके बीच में अब इसके बाद आएगा जो आपका वो आने वाला है इकोलॉजी इन्वायरमेंट का पार्ट 2, वो आज तक की खबरों को कवर कर लेगा। ठीक है मेरे मित्रों, और इसके बाद जो मैं लॉन्च करूंगा उसके बाद जो आएगा वो आएगा आपके लिए खेलों का। वैसे मैं खेल वाला सबसे लास्ट में लाऊंगा, क्योंकि खेल एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे और वहाँ से अच्छे प्रश्न भी आते हैं। तो अब आपकी श्रृंखला शुरू होगी इकोलॉजी इन्वायरमेंट के बाद में, वो होगी नेशनल एस्पेक्ट, आपके नेशनल इश्यू जितने भी हैं उन सब की, और कोशिश करूँगा 3-4 जो पार्ट आए उसको भी जल्दी जल्दी लेके आऊँगा, इससे आप लोगों का टेंशन ख़त्म हो।
तो मेरे मित्रों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, एक थैंक यू लिख देना, एक लाइक का बटन दबा देना, बस इतना ही चाहिए अपन को, और क्या चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए न्यूज आर्टिकल्स के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।